पंचायत और जिला परिषद इंतखाबात के बाद इन दिनों महाराष्ट्र में म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात की गहमागहमी जोरों पर। सियासी जमातें पूरी कुव्वत सर्फ कर दी हैं और किसी भी सूरत में इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में दो ऐसी चीजें हुई हैं जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दिया है। यही दो चीजें आज हमें वीडियो बनाने पर मजबूर किया। पहली जो चीज हुई है वो ये है कि सियासी जमातें अपनी सियासी जो गणित है उसको अपनी आइडियोलॉजी और नजरियात से ऊपर रखकर सिर्फ वक्ती फायदे के पेश नजर काम कर रही है। कई दिहाइयों से राज ठाकरे और उदय ठाकरे के दरमियान दुश्मनी तक की हद तक एक दूसरे से दूरी है, लेकिन इस मर्तबा दोनों चचाजाद भाई एक साथ होकर इंतखाब लड़ रहे हैं। एनसीपी जो दो हिस्से में तकसीम हो गई है, अजीत पवार और शरद पवार चचा भतीजा की दो हिस्सों में तकसीम है, लेकिन इस मर्तबा अजीत पवार बीजेपी से निकलकर चचा के साथ मिलकर इंतखाब लड़ रहे हैं। कई जगहों पर, एक जगह पर ऐसा हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बोर्ड तश्कील दी है, एक जगह पे तो बीजेपी और एमआईएम मिलकर बोर्ड तश्कील देने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि सियासी जमातें नजरियात और आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सिर्फ वक्ती मफादात के लिए काम कर रही है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की जो सियासत जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्या ये मुल्क के लिए मुफीद है या नहीं है। लेकिन आज हम इस मौजू पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारा मौजू ये है कि एक दूसरी चीज महाराष्ट्र में हुई है, वो ये असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने इंतखाबी तकरीर में कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क की वजीर आजम एक बुर्का पोश खातून एक दिन बन जाए, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो सकता होगा और उस दिन शायद कि वो जिंदा न रहे, हम में से कोई आदमी जिंदा न रहे, लेकिन एक दिन मुल्क की वजीर आजम एक खातून बुर्का पोश बन जाएगी। कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद पूरे मुल्क में जो रद्द अमल सामने आया है, उस रद्द अमल ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी है जो असदुद्दीन ओवैसी का जवाब फिरकावानियत के अंदाज में दे रही, दूसरी तरफ कांग्रेस और दीगर जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की नीयत पर सवाल खड़ा कर। अगर आप ओवैसी के इस बयान को देखें तो अपने आप में कई सवालात खड़े करते हैं। पहला जो आज हम उस ओवैसी के इस बयान पर तीन सवालात खड़े कर रहे हैं और हम इन्हीं तीन सवालों के तनाजुर में आज हम बात करेंगे। पहला मेरा सवाल ये है कि म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात जो होते हैं वो मकामी इश्यूज पर, मकामी तरक्की, नाला, गली, रोड और सड़क की बुनियाद पर सिविक सहूलियात के नाम पर लड़े जाते हैं। तो क्या इस तरह का बयानात देना म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात में मुनासिब था या नहीं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में इस तरह के हसास मुस्लिम फोबिक बयानात, या इसको वैसी के बयान को मुस्लिम फोबिक तो नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इस तरह के बयान की वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो सकता है। क्या इस तरह के बयानात को देकर वैसी शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा मेरा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सिर्फ चंद सीटें जीतना ही इतनी अहम है, उससे उन्हें, और इसलिए इतना अहम है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बयानात से मुल्क में फिरकावानियत में इजाफा होगा या फिर फिरका परस्त कुव्वतें इसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ चंद सीटों पर इंतखाब जीतना चाहते हैं। आज हम इन तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पर एक वजाहत भी सुन लेना चाहिए कि इस मुल्क का आईन मुल्क के हर एक शहरी को, चाहे उस शहरी का ताल्लुक
किसी भी तबके से हो, किसी भी मजहब के मानने वाले से हो, वो मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर मुल्क के सदर तक, चाहे वो और प्राइम मिनिस्टर तक बनने का इख्तियार देता है। अगर कोई शख्स इस इख्तियार का इनकार करता है या उस इख्तियार को छीनने की कोशिश करता है, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि वो इस मुल्क का शहरी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की सियासत को लेकर इस मुल्क में मुसलमानों के दरमियान बड़ी बहस होती रही है और ये सवाल हमेशा कायम किया जाता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत मुल्क के लिए या मुसलमानों के लिए मुफीद है या नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से MIM को उतना ही हक हासिल है जितना BJP और कांग्रेस या मुल्क की दीगर सियासी जमातों को हक हासिल है। वो जहां चाहें, जिस तरह चाहें इंतखाब लड़ सकते। लेकिन सवाल सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तर्ज सियासत पर होती है कि जिस तरह के वो बयानात देते हैं, उनके बयानात में वही फिरकावारियत होती है जो BJP और RSS के लीडरों में होती है। इसको लेकर सवाल की एक तबका वो है, मुसलमानों का एक तबका वो है जो यकीन करता है कि ओवैसी साहब ही मुल्क में वाहिद लीडर हैं जो जैसे को तैसे का जवाब देते हैं, BJP को उसी जुबान में जवाब देते हैं। लेकिन एक तबका मुसलमानों का वो भी है जो संजीदगी से गौर करता है कि सिर्फ सवाल का जवाब देना काफ़ी है या सवाल करने वाले या मुसलमानों पर उंगली उठाने वालों को ख़त्म कर देना या फिर उसको शिकस्त से दो चार कर देना ज़रूरी है। इस विधि से गौर किया जाता रहा है कि ओवैसी की सियासत के ज़रिए क्या हम BJP और RSS की फिरकावारियत का मुकाबला कर सकते हैं। इस सवाल को लेकर मुसलमानों में हमेशा डिबेट होती रही। आज जो हमने पहला सवाल कायम किया था कि बल्दियाती इंतखाबात में इस तरह का इशू क्यों उठा रहे हैं ओवैसी, इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में कई लेयर में इंतखाब होते हैं। पहला म्यूनसिपैलिटी, कहीं पंचायत होते हैं, वहाँ पंचायत म्यूनसिपैलिटी, दूसरा लेयर स्टेट लेवल असेंबली इंतखाबात होते हैं और चौथा पार्लिमानी इंतखाब होते हैं। और हर एक के अपना एक दायरे कार है और उसके अपना काम करने का तरीका है। म्यूनसिपैलिटी जो होती है वो म्यूनसिपैलिटी का काम पॉलिसी नहीं होता है, कानून साजी नहीं होती है। म्यूनसिपैलिटियाँ इन बुनियादी सहूलियात जो होती है, इंसानी ज़रूरियात होती है, उस पर तवज्जो देती है। तो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ओवैसी साहब जिस तरह की सियासत को वहाँ पे इस वक्त कर रहे हैं, उस सियासत की बल्दियाती इंतखाबात में, म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात में कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह के इशू उठाकर मौजूदा म्यूनसिपैलिटी इंतजामिया को जवाबदेही से बचा भी रहे हैं। ये सवाल किया जाना चाहिए कि मौजूदा म्यूनसिपैलिटी इंतजामिया गुज़श्ता 6-7 साल, चूँकि ये इंतखाबात 1-1.5 साल ताख़ीर से हो रहे, उस मुद्दत में क्या काम किया है? क्या शहरियों को सहूलियात फराहम करने में कामयाब रही हैं? और वहाँ के मकामी लोगों के क्या इश्यूज़ हैं? अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुस्लिम इश्यूज़ पे इंतखाब लड़ सकते हैं तो आपके मुस्लिम महलों की, गलियों की, कुशियों की, नापाकी की, पाकी सफाई इंतजामात, पानी इंतजामात के इश्यूज़ को उठा सकते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के म्यूनसिपैलिटी दायरे में रहने मुसलमानों के जो महल्ले हैं, उन महल्लों का अपना एक सर्वे हो, अगर देखा जाए तो दीगर महल्लों के मुकाबले मुस्लिम महल्ले बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुस्लिम महल्लों में सफाइयों का फकदान है, पानी की फराहमी नहीं होती है, बर वक्त सफाइयाँ नहीं होती है और पानी के निकासी भी नहीं होती है। तो कई सारे बल्दियाती मसाइल भी हैं, मुस्लिम महल्लों में बल्दियाती मसाइल बेशुमार हैं। उसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी इन इश्यूज़ को उठाने के बजाय कौमी सतह के मसाइल को उठा रहे हैं तो इसका मतलब है ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बल्दियाती इंतखाबात को बल्दियाती सतह पर रखने के बजाय पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे सवाल पे हम आते हैं कि क्या बल्दियाती इंतखाब में इस तरह के हसास इशूज को उठाकर ओवैसी साहब BJP को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? तो इसका जवाब देने से कबल कुछ हमें पस मंज़र भी गौर करने की ज़रूरत है कि देखिए इस मुल्क में मुसलमानों को एक ख़तरे के तौर पर पेश करने की रवायत शुरू हो चुकी है। निसाबी किताबों से लेकर फिल्मी दुनिया, आर्ट, सिनेमा तक मुसलमानों को एक बड़े ख़तरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये ख़तरा को इस तरह बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है
کہ اگر مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو ایک دن بھارت کے مقدر کے مسلمان مالک ہو جائیں گے اور بھارت اسی سطح پہ پہنچ جائے گا جس سطح پہ مغل دور میں تھا. اور مغل دور کی تاریخ کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. بی جے پی اس بیانیہ کو بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ 2014 تک بھارت کے ہندو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. نریندر مودی ہندوؤں کے نجات دہندہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں اور جتنے بھی مسلم مخالف اقدامات ہیں اس کو بی جے پی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے. اگر ہم یہ قانون سے ماورا ہو کر یہ اقدامات نہیں کریں گے تو بھارت میں مسلمان پھیل جائیں گے. اور یہ اس طرح کے جو نظریات ہیں بی جے پی پوری بے شرمی کے ساتھ پوری بے حیائی کے ساتھ اس نظریے کا پرچار بھی کرتی ہے. اگر بی جے پی کی اس طویل مہم کے تناظر میں اسدالدین اویسی کے نقاب والے بیان کو دیکھا جائے تو اسدالدین اویسی شعوری طور پر بھی لاشعوری طور پر بھی بی جے پی کی اس بیانیہ کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ جس میں وہ مسلمانوں کو ایک خطرے کے طور پر. اگر اویسی کو مسلم خاتون سے حق تھا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک دن ان کا سپنا ہے کہ ملک کی سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ جو بھی ہو، چاہے وہ مسلم خاتون ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان کا خواب ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے. لیکن وہ ایک مسلم علامات کے ساتھ جو بیان دے رہے ہیں اس بیان دینے کا مطلب بھی وہی ہے کہ مسلمان اس بی جے پی کے اس بیانیے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ اور ویسی کی یہ جو بیان ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. بہار انتخابات میں بھی جہاں وہ اپنی 5 سیٹوں کو جیتنے کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پورے بہار کو فتح کر لیا ہے، لیکن ان 5 سیٹوں کی قیمت بہار جو چکا رہی ہے، جو بہار آئندہ جو چکائے گا وہ اویسی کی سوچ سے بھی ماورا ہے. اسدالدین اویسی نے سیمانچل میں اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا. ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنایا ہے اور میں خود سیمانچل میں گیا بھی تھا. اسدالدین اویسی نے سیمانچل میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کا وزیر اعظم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کی اولاد کیوں نہیں بن سکتی. دیکھنے میں بیان سادہ ہے اور دیکھنے میں اس بیان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس بیان کو اسدالدین اویسی کے اس بیان کو کس طرح بی جے پی نے ہندو ووٹروں میں پیغام دینے کی کوشش کی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بی جے پی نے یہ بیانیہ خاموشی کے ساتھ بنایا کہ اسدالدین اویسی اور جو ہے اس ملک میں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کانگریس آر جے ڈی خاموشی کے ساتھ اس سوچ کو بڑھا رہی ہے. نظریے کے طرف جو اگر بہار انتخابات میں کئی فیکٹرز کام کر رہے تھے لیکن اویسی کے اس فیکٹر نے پولائزیشن کرنے میں کامیاب رہا. ایک طرف کچھ سیٹوں پر وہ 5 سیٹوں پر کامیاب ہو گئے لیکن 5 سیٹوں سے کئی گنا زیادہ انہوں نے مسلم امیدواروں کو، دوسری جماعتوں کانگریس اور آر جے ڈی اور دیگر جماعتوں کے مسلم امیدواروں کو انہوں نے شکست سے دوچار کر دیا. اور بہار میں اگر آج این ڈی اے اور بی جے پی کی اتنی بڑی جیت درج ہوئی ہے تو اس جیت کو رقم کرنے میں اویسی کا بڑا رول ہے. آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں بہار میں کس طرح سے کھلے عام مسلم نفرت قانون بن رہے ہیں کہ اب زیورلر ایسوسیشن نے کہا کہ وہ زیور نہیں بیچیں گے اگر کوئی مسلم عورتیں نقاب پہن کر آتی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اویسی کے اس بیان کا فائدہ اویسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن اس بیان کا فائدہ بی جے پی کو ضرور ملے. اب ہم تیسرے سوال پہ آتے ہیں. تیسرا سوال بھی دوسرے سوال سے ہی ہم آئیں گے کہ کیا اسدالدین اویسی کے لیے چند سیٹیں جیتنا اتنا اہم ہے کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بیانات سے ملک میں فرقہ وارانہ پولائزیشن اضافہ ہوگا، آر ایس ایس اپنے نظریات کو فروغ دینے میں کامیاب ہوں گی. یہ سوال اہم اس لیے ہے کہ اسدالدین اویسی کی جو سیاست ہے اس سیاست میں مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ عمر خالد، شرجیل امام دہلی فساد کے معاملے میں جیل میں بند ہیں اور انہیں کس طرح سے فریم کیا گیا، انہیں پھنسایا گیا ہے. لیکن اس عمر خالد کے جیل میں ہونے کو یا شرجیل امام کو ضمانت نہیں ملنے کے لیے وہ بی جے پی پر لان تان کرنے کے بجائے، دہلی پولیس کی غیر جانبدارانہ کردار پر سوال اٹھانے کے بجائے وہ کانگریس اور پچدمبرم پر سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو عمر خالد، شرجیل امام جیل میں ہیں وہ کانگریس کی وجہ سے، چونکہ یو پی اے قانون اس وقت بنا تھا. لیکن ہم دیکھیں کہ امیت شاہ 2019 میں جب پہلی مرتبہ ملک کے وزیر داخلہ بنے تو ان کے اس دور میں
यूएपीए कानून में तरमीम की गई, उसको मजीद सख्त कर दिया गया। और सिर्फ कानून का सख्त हो जाना ही बुराई नहीं है, सवाल ये कि उस कानून को किस गलत तरीके से नाफिज किया जा रहा है, वो सवाल ये है। क्या उमर खालिद पर जो कानून लगाया गया है, जो यूपीए लगाया गया है, क्या नुक्ते नजर पर सही है? सवाल ये था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में कांग्रेस को सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल खड़ा करते हैं कि वो वाहिद आदमी है कि जो पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं। और वो आगे वो कहते हैं कि वो मुस्लिम सियासत के सवाल को भी बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सियासी तौर पर बेवजन हो जाएंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इस मुल्क पे जो मुसलमानों पे जुल्म, तशद्दुद, ज्यादती हो रही है, उसमें उन ज्यादतियों के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की मुज़ाहमत किस कदर है। यही वजह है कि मुल्क के नामवर वकील कपिल सिब्बल, जो कई मामलों में मुसलमानों की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने इस सवाल को खड़ा भी किया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों से हमदर्दी है तो सुप्रीम कोर्ट में जेलों में बंद मुसलमानों नौजवानों के लिए कितने केस लड़ रहे हैं। इस सवाल ऐसा सवाल नहीं है जिसको नजरअंदाज कर दे। सवाल असदुद्दीन ओवैसी और उनके हामियों से पूछा जाना चाहिए कि आप कितनी मरतबा उन इलाकों का दौरा करते हैं या उन लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं जो हुकूमती जुल्म के शिकार होते हैं। क्या आपका सिर्फ एक ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट में जोरदार तकरीर कर देना मजलूमों के आंसू को पोंछने के काफी है? सवाल यही बड़ा सवाल है कि आप अपने सियासी फायदे के लिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पोलराइजेशन करें या आपके बयान से बीजेपी को फायदा पहुंचे, या एक बल्दियाती इंतखाब जिसका बुनियादी मकसद मकामी इश्यूज हैं, मकामी मसाइल हैं, उन मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अगर आप बुर्का, मुल्क, यूएपी जैसे कानून में बात करते हैं तो उसका वाज़ेह मतलब है म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात को भी पोलराइजेशन के दौर में ले जाना चाहते हैं। और आइंदा लोकसभा इंतखाब में आपका क्या होगा, असेंबली इंतखाबात होंगे तो आप क्या करेंगे? इस सवाल काफी बड़ा हो जाता है।